हीरो एज प्रीस्ट। जब ये लेक्चर शुरू होता है तो कार्लाइल का कहना है कि जैसे प्रॉफिट एक इंस्पायरेशन, मैसेंजर, गाइड करने वाला होता है, बिल्कुल वैसे ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां प्रीस्ट भी अदा करता है। यानी जहाँ से एक प्रॉफिट का काम ख़त्म होता है ना, वहाँ से प्रीस्ट का काम शुरू हो जाता है। कार्लाइल का कहना है कि अगर एक प्रॉफिट एक स्पिरिचुअल किंग है तो प्रीस्ट क्या है? कहता है प्रीस्ट एक स्पिरिचुअल कैप्टन होता है। प्रॉफिट्स अपने फॉलोअर्स में से ना कुछ को चुनकर वो उनके ज़िम्मे काम लगा देता है। कौन सा काम होता है? कि गॉड के मैसेज को आगे पहुंचाओ। और यही जो फॉलोअर्स हैं ना, इन्हीं फॉलोअर्स में से प्रीस्ट निकलते हैं जो लोगों को गाइड करते हैं, गॉड का मैसेज उनको देते हैं। ये सब बताने के बाद अब कार्लाइल एक थ्योरी देता है। इस थ्योरी का नाम थ्योरम ऑफ द यूनिवर्स है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक इंसान यानी आप या मैं लर्न करते हैं, सीखते हैं या लर्नर हैं। और किससे सीखते हैं? हमारे आसपास से, अपने ग्रैंडफादर्स से, अपने एनवायरनमेंट से हम सीखते हैं, लर्न करते हैं। बहरहाल इसी थ्योरी में ना लर्नर के बाद हमें कार्लाइल डूअर के मुतालिक बताता है। इस डूअर को ना सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं तो इसमें इंसान खुद चीज़ों की तलाश करता है, खुद ही खुद का सच ढूंढता है, असलियत की तह तक जानता है, मतलब रियलिटी तक जानने की कोशिश करता है या जान पाता है, गॉड को ना पहचानने की कोशिश करता है। और ये सब एक प्रीस्ट भी करता है और ये प्रीस्ट का ही काम है। कार्लाइल का कहना है कि ये प्रीस्ट कौन है? ये प्रीस्ट वो हैं जो सच की बात करते हैं, जो रिफॉर्मर्स होते हैं, अपने लोगों की सलाह करते हैं, उन्हें राइट और रॉन्ग में फ़र्क बताते हैं, इन्हें रिफॉर्म्स करते हैं। प्रीस्ट क्या है? प्रीस्ट ब्रेकर ऑफ एडल्स हैं। मतलब इसका मतलब है कि जो हमारी सोसाइटी की पुरानी सोच है, ओल्ड थिंकिंग है ना, प्रीस्ट इस ओल्ड थिंकिंग को, पुरानी सोच को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। अब कार्लाइल ने ना ये सब तो बता दिया, मगर हमें अभी तक प्रीस्ट के नाम नहीं बताए कि जो कार्लाइल के हीरो हैं। खैर आगे जाकर ना कार्लाइल अपने दो बड़े प्रीस्ट के नाम जाहिर करता है और बताता है इनके मुतल्लिक, इनकी क्वालिटीज़, इनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक बताता है। ये दो प्रीस्ट मार्टिन लूथर और जॉन नॉक्स हैं। अब ये कौन थे? ये सब जानने के लिए हमें इनके बैकग्राउंड्स को पढ़ना होगा। तो सबसे पहले मार्टिन लूथर की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। मार्टिन एक गरीब घर का नौजवान लड़का था। ये जर्मनी का रहने वाला था। पेरेंट्स माइंस में काम करते थे। बहुत ज़्यादा इन सब ने ना गुर्बत देखी थी। मगर मार्टिन की ज़िंदगी में ना जो सबसे बड़ी तब्दीली आई थी, वो मार्टिन के करीबी दोस्त एलेक्स की मौत होती है। जैसे वो मरता है ना तो मार्टिन की ज़िंदगी बदल जाती है। ठीक है। और क्योंकि अचानक छोड़ गया था वो दोस्त, तो मार्टिन को ना एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? कि ज़िंदगी की हकीकत तो मौत है। रियलिटी ऑफ लाइफ इज़ डेथ। शायद यही वजह है कि मार्टिन अपनी ज़िंदगी को ना गॉड के मुताबिक गुजारना चाहता है। अब गॉड की तरफ तो ये आ गया था, मगर फिर भी इसके माइंड में ना क्वेश्चंस थे कि संडे को चर्च लोग क्यों जाते हैं, प्रे क्यों करते हैं, ये फास्ट वगैरह क्यों रखते हैं। ये और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ जो मार्टिन था ना अपने गॉड को जानने की कोशिश करता है। खैर अब कहीं पर चर्च में ना मार्टिन की नज़र ओल्ड लैटिन यानी बाइबल पर पड़ती है, जो ओल्ड लैटिन में लिखी हुई थी, जहाँ से इसे पता चलता है कि ये जो मज़हब मैं इख्तियार कर रहा हूँ या मैंने कर लिया है, यही एक सच्चा मज़हब है, रिलीजन है। वक्त के साथ मार्टिन प्रीचर बन जाता है और एक यूनिवर्सिटी विटनबर्ग का प्रोफेसर भी बन जाता है। तकरीबन 95 के करीब 1517 में इसने थीसिस मार्टिन ने लिखे और इन थीसिस में क्या लिखा था? लोगों को रिफॉर्म करने का तरीका लिखा था। आपको बता दूं कि मार्टिन को ना चर्च ऑफ रोम की कुछ रिलीजियस वैल्यूज़ पर ना काफ़ी शक था मार्टिन को, जो ये मार्टिन समझना चाहता था और समझ भी गया था। और इस मार्टिन को लगा कि चर्च ऑफ रोम जो है ना लोगों के साथ गलत कर रहा है। शायद यही वजह है
कि ये मार्टन जो है ना, ये चर्च ऑफ रोम को कहीं ना कहीं नापसंद करने लगा और चर्च ऑफ रोम भी इस मार्टन के अगेंस्ट हो गया था। मतलब पोप जो था वो मार्टन की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को देखकर कहीं ना कहीं वो भी डर गया था, क्योंकि लोग अब मार्टिन की ना बात सुन रहे थे। पहले लोग आम इंसान की बात नहीं सुनते थे, वो किसी रिलीजियस लीडर को सुनना पसंद करते थे, जो वो कहते थे वही सच होता था। लेकिन ये वाहिद बंदा था जो आम लोगों में से उठ खड़ा हुआ और मज़हब जो था ना, जो सच्चा नहीं था, उसके अगेंस्ट हो गया था। और शायद यही वजह है कि पोप ने ऑर्डर जारी कर दिया। क्या जारी कर दिया? कि मार्टिन के जो जो 95 थीसिस है ना, उनको जला दें और मार्टिन को ना यहाँ पकड़ कर ना यहाँ पर ले आए। यहाँ तक उम्मीद यही करता हूँ कि सब कुछ क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ख़ास चीज़ की जो इसकी लाइफ में हुई। जिस दौर में मार्टिन रहता था ना, उस दौर में पॉप के अगेंस्ट जाना, जैसे मैंने अभी बताया, नामुमकिन था। मगर मार्टिन के पास जैसे ही पॉप का ऑर्डर आया, वो जो ऑर्डर था वो आया, तो मार्टिन ने ना वो गुस्से की हालत में वो ऑर्डर, वो लेटर वो फाड़ दिया था। लोगों को ना उस वक्त महसूस हुआ कि ये बंदा, इसमें कुछ दम है, ये सच्चा लग रहा है, जो पॉप के अगेंस्ट जा रहा है, इसको कुछ नज़र आया है तो ये अगेंस्ट गया है ना। मतलब यहाँ पर मार्टिन ने ना लोगों की ओल्ड थिंकिंग को बदली थी, जैसे हजूर अलैहिस्सलाम ने, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की ओल्ड थिंकिंग को बदला था। खैर, मार्टिन पोप के अगेंस्ट था, तो होता कुछ यूं है कि अब मार्टिन को सज़ा देने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल यानी जुडिशरी बनाई जाती है, जो मार्टिन का मुकदमा सुनकर मार्टिन को सज़ा देगी। इसके लोग मार्टिन को ना इस जुडिशरी, जिसका नाम डाइट ऑफ वर्म्स है, 1521 में ये हुआ था ये सब कुछ, यहाँ पर आने से रोकते हैं मार्टिन को कि यहाँ पे ना हो। मार्टिन के जो फॉलोअर्स थे ना, उन्होंने कहा कि डाइट ऑफ वर्म्स में आने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर मार्टिन कहाँ सुनने वाला था। मार्टिन यहाँ पर आया और अपना केस अपने हाथों से खुद लड़ा। यहाँ पर लगातार 2 घंटे मार्टिन ने डाइट ऑफ वर्म्स में स्पीच की और कहा कि मैं और मेरे अल्फाज सिर्फ गॉड के लिए हैं। इसकी यही स्पीच इंग्लैंड की हिस्ट्री में काफ़ी अहम थी, इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ से बाकायदा तौर पर प्रोटेस्टेंटिज्म शुरू हो गया था। और इसका ये मतलब है कि पॉप के अगेंस्ट एक किस्म का रिवोल्ट शुरू हो गया था। इसके बाद मुख्तसरन, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो रहा है, तो इसके बाद मुख्तसर बात करते हैं जॉन नॉक्स की, जो कि स्कॉटलैंड का है। कार्लाइल का कहना है कि ये कभी झूठ का सहारा लेकर कभी भी नहीं बढ़ा। ये जॉन नॉक्स, इसने हमेशा सच बोला है, ये झूठ को नापसंद करता था। इसने अपने मुल्क में ना रिफॉर्मेशंस की और काफ़ी रिफॉर्मेशंस मूवमेंट लेकर आया था अपने मुल्क स्कॉटलैंड में। मुल्क को बेटर इसने बनाया, रिफॉर्म्स की, इस्लाहात की, बहुत सारी तब्दीलियाँ, चेंजेस की थी। कार्लाइल का कहना है कि जॉन ने ना जो अपने मुल्क के लिए किया है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक लाश आपके सामने पड़ी हो ना, और आपने जाकर उस लाश को ज़िंदा कर दिया। तो ये जॉन नॉक्स की कुर्बानियाँ थी, जॉन नॉक्स के काम थे, जॉन नॉक्स की कामयाबियाँ थी जो इसने अपने मुल्क स्कॉटलैंड को दी। और बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के ख़िलाफ़ हुआ था जॉन नॉक्स, और अकेले ही उन सब का मुकाबला किया। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा। और जो कार्लाइल के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट या स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।